हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कोरियन डेथ गेम सीरीज़ को जिसका नाम है स्क्विड गेम। तो दोस्तों ज़रा सोचिए कि आपके सर पर बहुत सारा कर्जा है और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो उस समय में आपके पास एक आदमी आए जो कि आपको एक ऐसे गेम में ले जाए जहाँ पर जीतने वाले इंसान को इतना ज़्यादा पैसा मिलने वाला है जिससे कि वो अपनी लाइफ को आलीशान तरीके से जी सकता है। तो ऐसे गेम को कौन ही नहीं खेलना चाहेगा। लेकिन दोस्तों इस गेम का ट्विस्ट ये है कि आप इस गेम से डिस्क्वालीफाई नहीं बल्कि डायरेक्टली मारे जाओगे। तो कुछ इसी प्रकार की होने वाली है हमारी आज की कहानी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन टू स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे हीरो जिहान को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें हीरो कहलाने लायक कोई भी बात नहीं है। दरअसल ये एक नंबर का जुआरी है और इसे जुए की बहुत ही बुरी लत है। अब जुए के चक्कर में इसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है और साथ ही में इसके सर पर लाखों रुपए का कर्जा है। और इसकी इन्हीं आदतों की वजह से इसकी बीवी ने भी इसे छोड़ रखा है। ऐसे आदमी के साथ रहना भी कौन चाहेगा। और वो अपनी बेटी हायोन से भी कभी कभी मिल पाता है। जिहान की मोम उसे याद दिलाती है कि आज हायोन का बर्थडे। अब क्योंकि जिहान की मोम को जिहान की फिक्र है, इसकी वजह से वो उसे कुछ पैसे देती है जिससे कि वो हायोन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले सके। लेकिन जिहान उन सारे पैसों को लेकर जाता है अपने गुरुद्वारे पर मत्था टेकने यानी सट्टा लगाने। वो घोड़ों की रेस पर सट्टा लगाता है और आखिर में उसकी किस्मत चमक भी जाती है। वो करीब 45 लाख बोन्स जीत जाता है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। जिहान जल्दी से अपनी बेटी को कॉल कर ये खुशखबरी सुनाता है, लेकिन इतने में ही उसके लेनदार वहाँ पर आ जाते हैं। तब जिहान उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो एक लड़की से टकरा जाता है। जिहान उस लड़की को सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आखिरकार वो लोग जिहान को पकड़ ही लेते हैं। वो लोग जिहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि जिहान ने पिछले कुछ समय से उनके पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए। लेकिन जिहान उन लोगों से कहता है कि वो उसे ना मारे, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। लेकिन जैसे ही जिहान अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं होता। दरअसल जिहान जिस लड़की से टकराया था वो एक चोर थी और उस चोर ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। अब वो कर्जा वसूलने वाले पहले अपनी तरीके से उससे कर्जा वसूलते हैं और इसके बाद वो लोग जिहान का अंगूठा एक पेपर पर लगवाते हैं और उस पेपर पर लिखा होता है कि अगर जिहान ने अगले कुछ समय में उनका पैसा वापस नहीं किया तो वो लोग जिहान की एक आंख और एक किडनी बेचकर अपने पैसों को वसूल करेंगे। अब इस इंसान का तो कुछ हो भी नहीं सकता। कर्जा लेने वाला अपना कर्जा किसी भी तरीके से ले सकता है। इसके बाद जिहान अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को लोकल स्ट्रीट के फूड खिलाता है। वो वहाँ पर अपनी बेटी से वादा करता है कि वो अगले साल को अपनी बेटी हायोन के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेकर आएगा। लेकिन अगले साल की बात सुनकर हायोन उदास हो जाती है। दरअसल उसके फादर ने पहले भी उससे यही कहा था कि वो अगले साल को उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट लेकर आएंगे। खैर अब इसके बाद जिहान हायोन को अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़ आता है। अब कुछ देर बाद जब जिहान स्टेशन पर बैठा था तो तभी एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उसके पास आता है और इस आदमी को आपने कई बार मोस्ट पॉपुलर ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान में देखा होगा। ये आदमी वहाँ पर अपने सूटकेस को ओपन करता है जिसके अंदर से ढेर सारे पैसे और 2 कार्ड निकलते हैं। यह आदमी वहाँ पर जिहान को डाकची गेम खेलने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों डाकची गेम में एक कार्ड से दूसरे कार्ड को पलटना होता है। अगर उसने ऐसा कर दिया और एक कार्ड से दूसरे कार्ड को पलट दिया तो उसे 1000 बोन्स मिलेंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे उल्टा ही उतने पैसे देने पड़ेंगे। अब जिहान इस कदर वाला जुआरी है कि वो कर्जे में डूबा होने के बावजूद भी उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है और जिहान उस गेम को हार जाता है। लेकिन जिहान के पास एक भी पैसा नहीं था। तब वो आदमी भी दूसरे तरीके से उससे पैसे वसूल करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जिहान एक बहुत ही बड़ा जुआरी है, तो वो उस आदमी से कहने लगता है कि चाहे तुम मुझे थप्पड़ मारो लेकिन मैं फिर भी इस गेम को दोबारा से खेलना चाहता हूँ। और ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहता है। जब भी जिहान हारता है तो वो आदमी जिहान को थप्पड़ मारता है, लेकिन आखिर में जिहान जीत जाता है। वो आदमी वहाँ पर जिहान को पैसे दे देता है। वो आदमी जिहान को बताता है कि कुछ दिनों तक ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेलकर वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। और इसके बाद वो आदमी जिहान को एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी जिहान से कहता है कि अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम मुझे कॉल कर बता देना। जिहान खुश होकर अपने घर पहुँचता है। यहाँ पर जिहान की मॉम जिहान को बताती हैं कि अगले साल में हायोन की फैमिली अमेरिका शिफ्ट होने वाली है और इसके बाद वो कभी भी हायोन को नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी इतनी औकात तो है नहीं कि वो अपने पैसों से अमेरिका जा सके। ये बात सुनने के बाद जिहान उदास हो जाता है। यहाँ पर जिहान की मॉम जिहान को बताती है कि अगर तुम ठीक से कमाओगे तो हम लोग क्या पता हायोन की कस्टडी वापस ले लें। इसके बाद जिहान अपनी बेटी के बारे में कुछ देर सोचने के बाद उस गेम कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और उस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर देता है। अब आधी रात में जिहान को पिक करने के लिए एक कार वहाँ पर आती है। अब वो जैसे ही उस कार के अंदर बैठता है तो वो स्लीपिंग गैस के कारण उस कार में बेहोश हो जाता है और उसी की तरह बाकी प्लेयर्स को भी बेहोश कर ले जाया जा रहा था। अब जिहान की आंख सीधा अगली सुबह को खुलती है
वो बहुत ही बड़े स्लीपिंग एरिया में था। वहाँ पर उसी के तरह सैकड़ों लोग थे। इन सभी को ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई गई थी और इन सभी को नंबर्स भी दिए गए थे। यहाँ पर हम कुछ गार्ड्स को भी देख पाते हैं जिनके कपड़े रेड थे, जिनमें से गोल शेप वाले वर्कर, ट्रायंगल शेप वाले सुपीरियर और चकोर शेप वाले सभी के सुपीरियर, और सिर्फ इन्हें ही बात करना अलाउ है। और इस पूरे गेम को रन करने वाले का नाम था फ्रंटमैन है। जिहान की मुलाकात यहाँ पर सबसे पहले एक ओल्ड मैन से होती है जिसे एक नंबर मिला है। इस रूम के अंदर टोटल 456 लोग हैं और सबसे लास्ट का नंबर जिहान को ही मिला होता है। ये ओल्ड मैन जिहान को बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं। इसकी वजह से वो यहाँ पर मज़े करने के लिए आया है। इसी बीच यहाँ पर एक गैंगस्टर की एक लड़की से बहस होने लगती है और ये लड़की और कोई नहीं, वही लड़की कैंसी है जिसने जिहान के पैसे चुराए थे। कैंसी पहले इसी गैंगस्टर के लिए काम किया करती थी। अब जिहान भी वहाँ पर कैंसी को देख लेता है और वो वहाँ पर उससे अपने पैसे मांगने लगता है। मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को। अब तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो इन सभी लोगों को बताते हैं कि ये सभी लोग अगले 6 दिनों तक 6 अलग अलग गेम्स को खेलेंगे। जो भी इन सभी गेमों को जीत जाएगा उसे लास्ट में बहुत सारा पैसा मिलेगा। बाद यहाँ पर इनमें से कुछ लोगों के वीडियोस और फुटेज दिखाए जाते हैं। दरअसल ये सभी लोग जिहान की तरह थप्पड़ खाकर यहाँ पर आए। इन सभी लोगों के ऊपर ढेर सारा कर्जा है और ये लोग अपने इस कर्जे को चुकाने के लिए शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए। इनका यह शॉर्टकट कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर यहाँ पर वो गार्ड्स उन सभी को बताते हैं कि किसी को भी उस गेम के बारे में नहीं बताया जाएगा जो कि आगे उनके सामने आने वाला होगा। और इन सभी के ऊपर एक बड़ा सा पिग्गी बैंक था। जैसे ये लोग एक गेम को क्रॉस करेंगे तो उसके अंदर उस इनाम की रकम डाल दी जाएगी। इसके बाद इन सभी लोगों से एक पेपर पर साइन करवाया जाता है। उस पेपर के अंदर इस गेम के रूल लिखे होते हैं। पहला रूल होता है कि कोई भी प्लेयर खेलना बंद नहीं करेगा। दूसरा रूल, अगर कोई भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल, अगर मेजोरिटी लोग वोट करें तो खेल को रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद सभी को गेम हॉल की तरफ भेजा जाता है। ये सभी लोग एक बहुत ही अजीब से रास्ते से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहला गेम खेले जाने वाला है। और ये लोग एक बड़े से कंटेनर में हैं। यहाँ पर जिहान को उसका बचपन का दोस्त सांगू मिलता है। सांगू नाम याद रखना क्योंकि ये भी इस कहानी का मेन कैरेक्टर ही है। जिहान की माँ के मुताबिक सांगू अमेरिका गया हुआ था, लेकिन सांगू उसे बताता है कि पैसों की तरफ से उसकी हालत भी ठीक नहीं है। खैर यहाँ पर मैदान के आगे एक बड़ी सी डोल खड़ी हुई थी और पहले गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये बहुत ही सिंपल गेम है। डोल ग्रीन लाइट के अगर पीछे मुड़ जाएगी और इस दौरान सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेड लाइट के अगर पीछे मुड़ेगी तो सभी को वहाँ पर स्टेचू हो जाना है। और अगर इस दौरान कोई भी हिला तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जितने भी लोग 5 मिनट के अंदर डोल के पास वाली लाइन को क्रॉस करेंगे वो लोग इस गेम को जीत जाएंगे। सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं कि ये तो बच्चों का गेम है। खैर अब जब गेम शुरू होता है तो 2 लड़के भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो डोल पीछे मुड़ जाती है। उनमें से जो पहला लड़का था वो हिल रहा था। डोल उसे डिटेक्ट कर लेती है और तभी कहीं से उसे गोली आकर लगती है जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। अब दूसरा लड़का भी पैनिक कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डोल उसे भी डिटेक्ट कर वहाँ पर मार डालती है। अब यहाँ पर सभी को पता चल चुका था कि ये गेम कोई बच्चों का गेम नहीं है। यहाँ पर इन सभी लोगों की जान जाने वाली है। सभी लोग बहुत ही डर चुके थे और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो डोल धीरे धीरे कर सबको मारने लगती है। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी और करीब आधे लोग मारे जा चुके थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है भाई? अब इतने लोगों के मारे जाने के बाद जितने बचे हुए लोग होते हैं वो इस गेम को सीरियस लेते हैं। सबसे आगे वो ओल्ड मैन होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस गेम में बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पर सांगबू जिहान को एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि अगर कोई भी किसी के पीछे छुप जाए तो डोल उसे नहीं देख पाएगी। अब वो दोनों इसी तरकीब को अपनाते हैं और काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे कई सारे लोग उस लाइन को पार कर लेते हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर जिहान का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। इधर डोल भी पीछे मुड़कर देखने वाली थी। अब तभी पीछे से एक आदमी आकर, जिसका नाम अली होता है, वो जिहान को पकड़ लेता है। अली वहाँ पर जिहान की जान बचाता है और इसके बाद वो दोनों जल्दी से उस लाइन को क्रॉस करते हैं। अब जितने भी लोग उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए थे, डोल उन्हें भी गोली मार देती है और इस तरीके से गेम खत्म हो जाता है और उस पूरे एरिया को ऊपर से सील कर दिया जाता है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये सभी लोग एक बहुत ही बड़े समुद्र के बीच एक आइलैंड पर हैं। करीब इनके आधे लोग तो मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ 201 लोग ही बचे होते हैं। कई लोग तो गार्ड से भी एक भागने लगते हैं कि वो इस गेम को खेलना नहीं चाहते और हमें घर जाने दो। सांगबू वहाँ पर बताता है कि तीसरे रूल के मुताबिक अगर मेजोरिटी लोग गेम को नहीं खेलना चाहते तो इस गेम को रद्द भी किया जा सकता है। वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम ये देख लो तुमने कितना पैसा जीत लिया है। और तभी उस बड़े से पिगी बैंक के अंदर
करीब 25 बिलियन बोन्स आकर गिरते हैं। और ट्विस्ट तो यह है कि अगर ये लोग घर चले गए तो इन्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा और जितना भी पैसा होगा वो मरे हुए लोगों की फैमिली के बीच बांट दिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से आधे लोगों का तो मन ये देखकर बदल जाता है और अब आधे लोगों का मन है कि वो इस गेम को कंटिन्यू रखेंगे। खैर अब इसके बाद वोटिंग शुरू होती है। जो लोग गेम को खेलना चाहते हैं उन्हें ग्रीन बटन को दबाना है और जो नहीं खेलना चाहते उन्हें रेड बटन को। अब सभी लोग वोट करते हैं और रिजल्ट तय हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा हुआ था और वो था ओल्ड मैन। अब वैसे तो यहाँ पर ओल्ड मैन को गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो रेड बटन को दबाता है ताकि जितने भी लोग हैं वो अपने घर को जा सकें। और इसके बाद वो गेम रद्द हो जाता है। आधे लोग वहाँ पर बोलते हैं कि हमें अभी भी गेम खेलना है, जिस पर गार्ड उनसे कहता है कि वो फिर से गेम को शुरू करेंगे। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर इसके बाद उन सभी लोगों को सेफली उनके शहरों में छोड़ दिया जाता है। जिहान और कैंसी एक दूसरे की रस्सी को खोलते हैं। जिहान सीधा पुलिस के पास जाकर इस गेम के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर हम डिटेक्टिव जून को देखते हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रहा है। उसे अपने भाई के कमरे से सेम वैसा ही कार्ड मिलता है जैसा कि जिहान के पास था। इधर वापस आकर सभी लोगों को रियलाइज होता है कि वैसे भी उनकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम तो नहीं है। कैंसी के पेरेंट्स नॉर्थ कोरिया में फंसे हुए हैं और वो उन्हें वहाँ से निकालना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए और अपने छोटे भाई को उसने अनाथालय में डाल रखा है। यहाँ पर इधर दूसरी तरफ अली को उसका बॉस पैसे नहीं दे रहा था तो अली उसके पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सानबू ने भी एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया था जिसके लिए पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है। इधर जियान को पता चलता है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। गैंगस्टर की जान के पीछे भी दूसरी गैंग के लोग पड़े हुए थे क्योंकि उसने उनका पैसा डुबा दिया था। अब जून जिहान से गेम के बारे में पूछने आता है, लेकिन जिहान उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अब उसने दोबारा से उस गेम में जाने का फैसला कर लिया था। उस गेम में से जितने भी लोग निकल कर आए होते हैं सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, इसलिए अब उन सभी ने भी ये फैसला कर लिया होता है कि वो दोबारा से उस गेम में जाएंगे। जिहान को जब बैन पिक करने के लिए आती है तो डिटेक्टिव जून उसका पीछा करता है। सभी बैन एक बड़े से जहाज के अंदर जाती है और ये जहाज उसी आइलैंड के लिए निकल जाता है। जून भी उस बैन के अंदर छुप जाता है और अब एक गार्ड जब उस बैन को चेक करने के लिए आता है तो जून उसे मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। अब क्योंकि सभी गार्ड्स मास्क को पहने हुए होते हैं, इसकी वजह से जून को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। खैर इसके बाद सभी लोगों को उस कमरे में लाकर सभी को वो ग्रीन कपड़े पहना दिए जाते हैं और सभी की नींद सुबह को खुलती है। पर सांगबू कहता है कि हमें अपनी एक टीम बना लेनी चाहिए जिससे कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें और ये सभी अपनी एक टीम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी टीम में थे सांगबू, जिहान, अली और ओल्ड मैन। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ओल्ड मैन को देखकर सांगबू खुश नहीं था क्योंकि वो एक कमज़ोर खिलाड़ी है। यहाँ पर सभी लोग ऐसा ही कर रहे थे। गैंगस्टर ने भी हट्टे कट्टे लोगों से अपनी एक मजबूत टीम बना ली थी। मीनू नाम की एक चालाक औरत भी गैंगस्टर को मक्खन लाकर उसकी टीम में शामिल हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसे सबसे मजबूत टीम गैंगस्टर की लग रही थी। खैर इससे कुछ देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और सभी लोगों को फूट दिया जाता है और इसके बाद सभी गार्ड अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। जून भी भेड़ चाल चलते हुए अपने रूम में पहुँच जाता है। वहाँ पर जून को 3 रूल लिखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि वो रूम से बाहर मास्क उतार कर नहीं जा सकते और वो बाहर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से रूम के बाहर भी नहीं जा सकते। इधर दूसरी तरफ कैंसी और मिनियो बाथरूम में आती हैं। वहाँ पर कैंसी किसी तरीके से एसी वेंटर में एंटर कर जाती है। वो किसी तरीके से किचन वाले इलाके में पहुँच जाती है और वो किसी तरीके से किचन वाले इलाके में पहुँच जाती है। वो वहाँ पर देख पाती है कि वर्कर शक्कर को पिघला कर कुछ बना रहा है, शायद अगले गेम के लिए। अब अगले दिन कैंसी मिनियो को ये बात बताती है जिसे सांगबू भी सुन लेता है। खैर इसके बाद इन सभी प्लेयर्स को दूसरे गेम के लिए एक बड़े से ग्राउंड में ले जाया जाता है। यहाँ पर इन सभी के सामने 4 दरवाजे थे जिन पर अलग अलग शेप बने हुए थे, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार और अम्ब्रेला। अब ये सब देखने के बाद सांगबू को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है और वो समझ जाता है कि ये गेम कौन सा होने वाला है, लेकिन वो इस बारे में अपने साथियों को कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि उन्हें अलग अलग शेप चुनना चाहिए जिससे कि उनके लिए खतरा कम रहेगा। वो खुद ट्रायंगल चुनता है और अली सर्कल, ओल्ड मैन स्टार और जिहान अम्ब्रेला, जो कि सबसे कठिन शेप है। सांबू का मन होता है कि वो जिहान को बता दे, लेकिन वो इस बारे में जिहान को नहीं बताता। सभी प्लेयर्स अपने अपने शेप को चुन लेते हैं और डोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरे गेम का नाम हनी कॉम्ब है, जिसमें हर प्लेयर को एक एक डब्बा दिया जाएगा जिनके अंदर उन्हें एक सुई और एक कैंडी मिलेगी, जिससे कि उस सुई की मदद से उन्हें उस कैंडी के शेप को बाहर निकालना है। और अगर वो शेप थोड़ा सा भी टूट जाता है तो प्लेयर को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा या फिर वो मार दिया जाएगा। और इसीलिए सांबू ने ट्रायंगल को चुना है क्योंकि वो सबसे ईजी शेप है।
इसके बाद सभी लोग अपनी सुई की मदद से उस कैंडी को कुरेदने में लग जाते हैं, लेकिन वो कैंडी काफी ज्यादा हार्ड थी। एक लेडी से गलती से उसका सेब टूट जाता है और वहाँ पर गार्ड आकर तुरंत उसे गोली मार देता है और इसी तरीके से वहाँ पर बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। सांबू बहुत ही आसानी से अपने ट्रायंगल शेप को निकाल लेता है और वो उस गेम को जीत जाता है। मिनियो अपने साथ यहाँ पर एक लाइटर को भी लेकर आई थी, जिससे कि वो सुई को गर्म कर कर अपने शेप को बहुत ही आसानी के साथ निकाल लेती है। इसके बाद वो अपना लाइटर गैंगस्टर के पास पटक देती है, जिससे कि गैंगस्टर को उसके ऊपर भरोसा हो जाए और इसके बाद वो गैंगस्टर भी गेम को जीत जाता है। जिहान का शेप काफ़ी ज़्यादा कठिन था, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और अब तभी अचानक से वहाँ पर जिहान को एक आइडिया आता है और वो कैंडी को पीछे से चाटना शुरू कर देता है, जिससे कि कैंडी पतली हो जाती है और शेप अपने आप ही बाहर निकल आता है। ओल्ड मैन भी सेम तरकीब को यूज कर कर उस गेम को जीत जाता है और अब टाइम खत्म होने के बाद वहाँ पर मौजूद जितने भी बचे हुए लोग होते हैं उन सभी को गोलियों से भून दिया जाता है। वहाँ पर एक प्लेयर एक गार्ड की गन छीन कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और इसके बाद वो उसे मास्क उतारने के लिए कहता है और अब जब उसे पता चलता है कि गार्ड सिर्फ एक टीनेजर है तो वो खुद को ही गोली मार लेता है। अब फ्रंटमैन इस रूम में आता है। अब क्योंकि गार्ड्स को अपना चेहरा दिखाना अलाउ नहीं था तो फ्रंटमैन उस गार्ड को मार देता है। इन सारी डेड बॉडीज को पट्टी में डालने का काम सर्कल हेड्स का था। यहाँ पर जून एक बार फिर से अपना मार्क्स चेंज कर कर सर्कल से स्क्वायर हेड बन जाता है। दूसरे गेम में लगभग 89 लोग मारे जाते हैं और अब इनकी इनाम की जो रकम होती है उसमें करोड़ों रुपए ओवर हेड हो जाते हैं। यहाँ पर जिहान को ये रियलाइज हो गया था कि शायद सांगबू ने इस गेम को पहचान लिया था, लेकिन जिहान इसके बारे में उससे कुछ भी बात नहीं करता। इसके बाद इन सभी लोगों को वहाँ पर फूड दिया जाता है, लेकिन गैंगस्टर दोबारा से लाइन में लगकर दो बार फूड को ले लेता है और इनमें से कुछ लोग भूखे ही रह जाते हैं। अब इनमें से एक आदमी गुस्सा होकर गैंगस्टर के पास जाता है और वो वहाँ पर गैंगस्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन गैंगस्टर तो उस आदमी को पीट कर उसकी जान ही ले लेता है। गार्ड्स इस चीज़ पर कुछ भी एक्शन नहीं लेते और इसके बाद वो उस आदमी की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। और इस गेम का एक रूल ये भी होता है कि कोई भी किसी को जान से मार सकता है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को ये रियलाइज़ हो गया होता है कि यहाँ पर गेम से आता उन लोगों को दूसरों से खतरा है। अब ये बात सुनने के बाद गैंगस्टर का सीना तो और चौड़ा हो जाता है और वह अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि रात को लाइट बुझने के बाद वहाँ पर जितने भी मौजूद लोग हैं वो सबको मार डालेंगे, जिससे कि इन लोगों का कंपटीशन कम हो जाएगा और इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सांगबू अपनी पूरी टीम से कहता है कि आज वो पूरी रात जागेंगे और अपनी टीम का एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अब उन लोगों को पता है कि गैंगस्टर क्या करना चाहेगा। जिहान कैंसी के पास जाता है और वो उससे कहने लगता है कि वो भी उसकी टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि गैंगस्टर उससे ही सबसे ज़्यादा नफरत करता है और वो उसे सबसे पहले मारने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुछ गार्ड्स अलग ही धंधा कर रहे थे। वो मरे हुए लोगों की डेड बॉडी से कुछ पार्ट्स को निकाल कर उन्हें ब्लैक से बेच रहे थे। इस चीज़ में वो एक डॉक्टर की मदद लेते हैं जो कि उन प्लेयर्स में से एक है और बदले में वो गार्ड्स डॉक्टर को बता देते हैं कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और साथ ही में वो उसे ये भी बताते हैं कि वो आज रात चौकन्ना है, क्योंकि आज रात लड़ाई होने वाली है। प्लेयर्स को जानबूझकर कम खाना दिया गया था, जिससे कि उन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए और जितने भी कमजोर प्लेयर हैं वो सभी मारे जाएं। अब ये जानने के बाद वो डॉक्टर गैंगस्टर की टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन वो गैंगस्टर उसे अपनी टीम में लेने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन वो डॉक्टर गैंगस्टर को बताता है कि बदले में वो उसे बता सकता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और ये सुनने के बाद गैंगस्टर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब जैसे ही रात होती है तो गैंगस्टर अपना तांडव करना शुरू कर देता है। वो एक एक कर सभी प्लेयर्स को मारना शुरू करता है और फ्रंटमैन इन सभी लोगों पर नजरें बनाए हुआ था। चारों तरफ लड़ाई होने लगती है। जिहान किसी तरीके से अपने बाकी साथियों को खोजता है और ये सभी एक साथ रहकर उन लोगों से लड़ते हैं और वो काफ़ी समय तक बचे रहते हैं। अब ओल्ड मैन ऊपर जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आपस में जानवरों की तरह लड़ना बंद करो। अब एक भी प्लेयर तो उनकी बातें नहीं सुनता, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर इनकी लड़ाई को शांत करा देते हैं। गार्ड्स मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को ले जाकर जला देते हैं। अब कुछ समय में सुबह हो जाती है और इन सभी लोगों को अगले गेम के लिए एक वाइट रूम में ले जाया जाता है। तीसरे गेम के लिए इन सभी को 10-10 लोगों के ग्रुप में बढ़ जाने के लिए कहा जाता है, मतलब कि अब टीम वर्क होने वाला है। लेकिन जिहान की टीम तो पहले से ही कमजोर है, उसमें एक बूढ़ा इंसान है और एक लड़की है। सांगबू उन सभी से कहता है कि वो लोग अपनी टीम को पूरा करने के लिए बाकी बचे हुए लोगों को लेकर आए। अब उनकी टीम के लिए 9 मेंबर्स तो हो जाते हैं। इधर कैंसी एक लड़की को लेकर आई थी जिसे अपनी टीम में कोई भी नहीं ले रहा था। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर और गैंगस्टर जानते थे कि अगला गेम टेग ऑफ वॉर यानी रस्साकसी होने वाला है, इसलिए वो लोग बहुत ही हट्टे कट्टे आदमियों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। अब क्योंकि गैंगस्टर की पूरी टीम परफेक्ट है, लेकिन उनकी टीम में एक लड़की है। अब वो मिनियो को अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। मजबूरी में मिनियो को जिहान की टीम ज्वाइन करनी पड़ती है, जो कि देखने में सबसे कमजोर टीम लग रही थी। इसके बाद सभी टीम बच जाने के बाद इन्हें एक रूम में ले जाया जाता है
यहाँ पर इन लोगों को खेल के रूल को बताया जाता है कि हर एक टीम अपनी तरफ को रस्सी को खींचेगी और इस गेम को जीतने के लिए इन्हें अपने अपोनेंट को सैकड़ों फीट नीचे गिराना है। पहला राउंड गैंगस्टर और दूसरी टीम में होता है। गैंगस्टर की टीम बड़ी आसानी के साथ उसे नीचे गिरा देती है और वो सभी लोग मारे जाते हैं। अब गैंगस्टर की टीम को स्लीपिंग एरिया में भेज दिया जाता है। इसके बाद जिहान की टीम की बारी थी। सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डरे हुए थे। अब ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि बचपन में उसने ये गेम खेला है और इस गेम को जीतने की उसे कुछ ट्रिकें भी पता है। खैर इसके बाद जैसे ही गेम शुरू होता है तो ये सभी लोग अपने पैरों को ज़मीन पर चिपका कर पीछे की ओर झुकने लगते हैं, लेकिन सामने वाली टीम तो इन्हें हिला भी नहीं पाती। अब कुछ देर बाद सामने वाली टीम इन पर भारी पड़ने लगती है। इस पर सांगबू को एक आइडिया आता है। वो सभी को 3 कदम आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करते हैं जिससे कि अपोनेंट की टीम पीछे गिर जाती है और अब उनके संभलने से पहले ही ये जल्दी से उस रस्सी को खींचकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं और इस तरीके से वो गेम को जीत जाते हैं। लेकिन उन लोगों को यहाँ पर यह बुरा लग रहा था कि उन्हें गेम जीतने के लिए सामने वाली टीम को मारना पड़ा। यहाँ पर गैंगस्टर को ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि जिहान की टीम सर्वाइव कर गई और वो आज रात भी उन लोगों को मारने का प्लान बनाता है। जिहान की टीम को इस चीज़ की भनक पड़ जाती है, इसलिए वो अपने इलाके के आसपास बैरिकेड बनाने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि इनमें से 2 लोग बारी बारी से जाकर रात भर पहरा देंगे। गैंगस्टर कैंसी का मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन कैंसी उससे कहती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है तो वो गैंगस्टर को है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर गैंगस्टर ही है। इसकी वजह से लोग गैंगस्टर को मारने की कोशिश करेंगे और तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारी टीम के लोग तुम्हें ही निपटा दें। अब ये सब सुनने के बाद गैंगस्टर वहाँ पे पूरी तरीके से डर चुका था और अब वो अपनी टीम के पास जाकर उनसे बोलता है कि आज रात वो कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे और बहुत ही शांति के साथ अपनी वो पूरी रात बिताएंगे। रात होते ही सांगबू और अली जाग कर पहरा देने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं होता। अली वहाँ पर सांगबू को बताता है कि वो कोरिया में पैसे कमाने के लिए आया था और उसकी बीबी और 1 साल का बेटा भी है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर ओल्ड मैन और जिहान पहरा देने लगते हैं, लेकिन ओल्ड मैन की वहाँ पर धीरे धीरे तबीयत खराब होती चली जा रही थी। इधर दूसरी तरफ वो गार्ड्स आज भी उस डॉक्टर को ले जाते हैं और उससे एक बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं। इन लोगों के बीच डिटेक्टिव जुन भी घुस आया था, जिसे ये लोग अपना ही साथी समझ रहे थे। ये लोग पैसों के लिए कभी कभी अधमरे लोगों के बॉडी पार्ट्स भी निकाल लेते हैं। अब उस डेड बॉडी के सभी बॉडी पार्ट्स निकालने के बाद एक गार्ड जुन के साथ उन पार्ट्स को बाहर डिलीवर करने के लिए जाता है। इसके बाद ये लोग एक खुफिया रास्ते से होते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में जुन के साथी को जून पर शक होने लगता है तो जून उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने भाई के बारे में उससे पूछने लगता है। लेकिन एक गार्ड कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता और सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो फाइलें हैं वो फ्रंट मैन के कमरे में। वो उसे वहाँ पर जाने का रास्ता भी बताता है। इसके बाद जून उस गार्ड को गोली मारकर फ्रंट मैन के रूम की तरफ जाने लगता है। इधर डॉक्टर अब गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन अगले गेम के बारे में तो खुद गार्ड को भी नहीं पता था। इस चीज़ से डॉक्टर भड़क जाता है और एक गार्ड को वहाँ पर जान से मारकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरा गार्ड उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फ्रंट मैन इनकी भगदड़ को सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था। गार्ड और डॉक्टर उसी प्लेग्राउंड रूम में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट मैन भी आ चुका था। यहाँ पर फ्रंट मैन गार्ड से कहता है कि तुम प्लेयर्स की बॉडी के पार्ट्स को बेचो या फिर उन्हें खा जाओ, मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन तुमने इस डॉक्टर को पहले से ही गेम के बारे में बताकर बाकी प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी की है। सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर इन सभी को बराबर का मौका दिया जाता है। यहाँ पर बाहर की दुनिया की तरह भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद फ्रंट मैन गार्ड, डॉक्टर और उस केस में जितने भी जुड़े हुए लोग होते हैं उन सभी को मरवा देता है। यहाँ पर फ्रंट मैन को ये भी पता चल जाता है कि गार्ड 29 गायब है, जो कि जून था, और वो उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। इधर दूसरी तरफ जून उस फ्रंट मैन के रूम में एंटर कर जाता है। यहाँ पर ढेर सारी फाइलें रखी हुई थी और वह यहाँ पर ये जानकर हैरान हो जाता है कि ये गेम्स पिछले 30 सालों से चल रहा है। 1988 के बाद से हर साल ये गेम्स अनाउंस करवाए जाते हैं। जून उन फाइल्स में अपने भाई का नाम ढूंढने लगता है और तभी वहाँ पर जून को पता चलता है कि उसका भाई 2015 के गेम में विनर था। और दोस्तों इसी के साथ 5 एपिसोडों की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना, जिससे कि मैं जल्द से जल्द इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। बाकी इस सीरीज़ में आगे अभी और भी खतरनाक गेम्स खेले जाने वाले हैं और बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न इस स्टोरी में आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि इसका अगला पार्ट जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। दोस्तों मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूँ 100 लाइक। 100 लाइक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप जल्द से जल्द करा दोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।